हेलो गाइस व्हाट्सअप। कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लक्ष्मीकांत का जो फिफ्थ चैप्टर है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। सो लेट्स बिगिन। तो आर्टिकल 1 to 4 अंडर पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। तो आर्टिकल 1 से 4 पार्ट 1 में कॉन्स्टिट्यूशन के डील करता है यूनियन और उसकी टेरिटरीज से। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं यूनियन ऑफ स्टेट्स। जो आर्टिकल 1 है वो डिस्क्राइब करता है इंडिया को, डेट इज़ भारत एज अ यूनियन ऑफ स्टेट रेदर देन अ फेडरेशन ऑफ स्टेट। और ये प्रोविज़न डील करता है दो चीज़ों से कि नेम कंट्री का और किस टाइप की पॉलिटी है उसका। जब कोई भी यूनिमिटी नहीं थी, एकता नहीं थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में रिगार्ड टू द नेम ऑफ द कंट्री, तो सब मेंबर ने जो सजेस्ट किया ट्रेडिशनल नेम भारत, और दूसरे जो मॉडर्न थे उन्होंने सजेस्ट किया मॉडर्न नेम इंडिया। हैंस द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली अडोप्टेड द मिक्स ऑफ बोथ इंडिया, डेट इज भारत। सेकेंडली, द कंट्री इज डिस्क्राइब एज यूनियन ऑल्दो उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है फेडरल है स्ट्रक्चर में। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, द फ्रेज यूनियन ऑफ स्टेट हैज़ बीन प्रेफर्ड टू द फेडरेशन ऑफ स्टेट फॉर टू रीजन। दैट इज़ द इंडियन फेडरेशन है वो इज़ नॉट द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट अमंग द स्टेट लाइक द अमेरिकन फेडरेशन, जो हम ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं। और सेकेंड की किसी भी स्टेट को राइट नहीं है टू सीड फ्रॉम द फेडरेशन। फेडरेशन इज़ अ यूनियन बिकॉज इट इज़ इंडिस्ट्रक्टेबल। जो फेडरेशन है वो यूनियन है क्योंकि उसे डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। और कंट्री जो इंटीग्रली होल है उसे डिवाइड जो किया हुआ है डिफरेंट स्टेट में ओनली कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें कन्वीनियंस हो सके। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1 जो टेरिटरी है इंडिया की वो क्लासीफाई की गई है 3 कैटेगरी में: टेरिटरी ऑफ स्टेट्स, यूनिटीज़ और टेरिटरी डेट कैन बी अक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी टाइम। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं कि जो नेम ऑफ द स्टेट्स और यूटीज़ का है और उसकी जो टेरिटोरियल एक्सटेंट है वो मेंशन है फर्स्ट शेड्यूल में कॉन्स्टिट्यूशन के। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा कि नेम ऑफ द स्टेट्स और यूटीज़ का और उनका जो टेक्सटोरियल एक्सटेंट है वो किस शेड्यूल में मेंशन है, तो वो फर्स्ट शेड्यूल के अंदर मेंशन है। और एट प्रेजेंट देयर आर 28 स्टेट्स एंड 8 यूटीज़। जो है 2 यूटीज़ को मर्ज कर दिया गया है कि दादरा नागर और दमन एंड दीव। तो आप करंट के हिसाब से 28 स्टेट्स हैं और 8 यूटीज़ हैं। इट्स नॉट 9। द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पर्टेनिंग टू द स्टेट्स आर अप्लीकेबल टू ऑल द स्टेट्स इन द सेम मैनर। हाउएवर जो स्पेशल प्रोविजन है अंडर आर्टिकल 21 का जो दिया है स्टेट्स किसकी, महाराष्ट्र की, गुजरात की, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, कर्नाटका। तो ओवरराइड द जनरल प्रोविजन रिगार्डिंग द स्टेट एज अ क्लास कि इसमें दिया है कि जो स्पेशल प्रोविजन दिया है आर्टिकल या जो पार्ट है हमारा 21 में कि इन स्टेट्स को वो ओवरराइड कर देता है जो जनरल प्रोविजन है जो और स्टेट पे। और फर्दर जो 5th और 6th शेड्यूल है वो कंटेन करते हैं स्पेशल प्रोविजन विद रिगार्ड्स टू रेस्पेक्ट टू द एडमिनिस्ट्रेशन किसका, शेड्यूल एरिया का और ट्राइबल एरिया का। इट्स 5th, इट्स 6th, दैट इज ट्राइबल एरियाज। नोटेबली जो टेरिटरी ऑफ इंडिया है एक वाइडर एक्सप्रेशन है देन द यूनियन ऑफ इंडिया। यू कैन अंडरस्टैंड TO इज ग्रेटर देन UOI। यू कैन ऐड दिस सिंपल थिंग इन योर नोट्स बिकॉज जो लेटर है यूनियन ऑफ इंडिया है वो केवल उसमें इंक्लूड ओनली स्टेट, लेकिन जो फॉर्मर है नॉट ओनली इंक्लूड स्टेट बट द यूटीज़ और टेरिटरीज जो एक्वायर की गई हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के किसी भी समय। द स्टेट्स आर द मेंबर ऑफ द फेडरल सिस्टम और शेयर करती है डिस्ट्रीब्यूशन पावर का सेंटर के साथ। यूनियन टेरिटरीज एंड द एक्वायर्ड टेरिटरीज ऑन द अदर हैंड आर डायरेक्टली एडमिनिस्टर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो यूटी और एक्वायर्ड टेरिटरीज होती हैं वो डायरेक्टली एडमिनिस्टर की जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। बीइंग अ फेडरल स्टेट इंडिया क्या एक्वायर करती है, फॉरेन टेरिटरीज अकॉर्डिंग टू द मोड्स रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंटरनेशनल लॉ, दैट इज सेशन। इसमें जो आता है कि ट्रीटी के द्वारा परचेज, गिफ्ट, लीज और पब्लिसाइड के द्वारा। ऑक्यूपेशन हियर टू अनऑक्यूपाइड बाय अ रिकॉग्नाइज्ड रूलर, कॉन्क्वेस्ट और सब्जुगेशन। फॉर एग्जाम्पल इंडिया एक्वायर्ड सेवरल फॉरेन टेरिटरीज सच एज दादरा एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, गोवा, पुडुचेरी एंड सिक्किम सिंस द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो एक्विजिशन है इन टेरिटरीज का वो रिकॉग्नाइज किया जाता है इन लेटर चैप्टर्स में।
अब देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में जो आर्टिकल 2 है वो एम्पावर करता है हमारे जो पार्लियामेंट है टू एडमिट इनटू यूनियन ऑफ इंडिया और एस्टेब्लिश अ न्यू स्टेट ऑन सच टर्म और कंडीशन पे जो उन्हें ठीक लगे। आर्टिकल जो 2 है वो ग्रांट करता है दो पावर पार्लियामेंट को। फर्स्ट, पावर टू एडमिट इनटू यूनियन ऑफ इंडिया अ न्यू स्टेट, कि यूनियन ऑफ इंडिया में उनके पास पावर है कि एडमिट कर सकते हैं नई स्टेट। सेकंड, पावर टू एस्टेब्लिश अ न्यू स्टेट, और ये जो फर्स्ट है जो मैंने पढ़ा है पावर टू एडमिट इनटू यूनियन ऑफ इंडिया न्यू स्टेट, वो रेफर करता है एडमिशन स्टेट का जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है। लेकिन जो सेकंड है वो डील करता है एस्टेब्लिशमेंट को स्टेट का जो एग्जिस्टेंस में नहीं है। अब इससे हल्का सा बेसिक्स से आप इसको याद रख सकते हैं कि जब स्कूल्स में एडमिशन होता है, ये एडमिशन तो जो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है, जो भी बोर्न हुए नहीं उनका कैसे हो सकता है। तो आप फर्स्ट पॉइंट इससे याद रख सकते हैं कि पावर टू एडमिट इनटू यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें एडमिट कीवर्ड आ रहा है तो इट्स मीन्स कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है उनके लिए है ये प्रोविज़न। और जो सेकंड है कि एस्टेब्लिश करनी पड़े टू पावर टू एस्टेब्लिश न्यू स्टेट, तो ये उनके लिए जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में नहीं है। नोटेबली जो आर्टिकल 2 है relate to the admission or establishment of a new state that are not part of the Union of India। जो आर्टिकल 3 है on the other hand relate to the formation or changes in the existing of the Union of India। on the other word, article 3 deal with the internal readjustment interest of the territories of the constituent state of the Union of India। आर्टिकल 3 डील करता है इंटरनल रीएडजस्टमेंट से, दैट इज इंटर से यूटीज के कॉन्स्टिट्यूंट स्टेट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया के। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं पार्लियामेंट्स पावर टू रिऑर्गेनाइज द स्टेट्स। आर्टिकल 3 ऑथोराइज करता है पार्लियामेंट को टू फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरीज फ्रॉम एनी स्टेट। इस सिंपल आप इसको याद रख सकते हैं फिदा, कि एफ फॉर फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, I for increase in any area, D is diminish the area of any state, A is alter the area of any state, and A is alter the name of any state। ये ट्रिक आप याद रखिएगा। However जो आर्टिकल 3 है दो कंडीशंस रखता है इसमें। पहले की जो ऐसा बिल होगा इन चेंजेस लाने के लिए जो आर्टिकल 3 में, उसे पार्लियामेंट के इंट्रोड्यूस किया जाएगा विद द प्रेयर रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट की। और सेकंड है कि बिफोर रिकमेंडिंग द बिल, जो प्रेसिडेंट है उसने वही बिल उस स्टेट लेजिस्लेटिव जो कंसर्न है उसके सामने रखना पड़ेगा कि उसके व्यूज़ चाहिए उसे विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड। फर्दर जो पावर है पार्लियामेंट की कि न्यू स्टेट फॉर्म करे, उस इट ऑल्सो इंक्लूड द पावर टू फॉर्म अ न्यू स्टेट और यूटी बाय यूनिटिंग अ पार्ट ऑफ एनी स्टेट और यूटी टू एनी स्टेट और यूटी। और जो प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट होती है वो बाउंड नहीं होते कि जो स्टेट का लेजिस्लेचर का जो भी व्यूज़ होगा, अगर वो टाइम से भी आ जाते हैं वो तब भी वो इसको एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और रिजेक्ट भी। फर्दर ये नेसेसरी नहीं है कि हर बार वो फ्रेश रेफरेंस दें स्टेट लेजिस्लेचर को जब भी उस बिल में ये अमेंडमेंट लाएँ। इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और इन केस ऑफ यूटीज़ के केस में कोई रेफरेंस देने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज इट इज़ ऑलवेज एडमिनिस्टर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और पार्लियामेंट एंड इट सेल्फ टेक एनी एक्शन एज इट डीम्स फिट। सो ये क्लियर हो गया है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑथराइज करता है पार्लियामेंट को टू फॉर्म न्यू स्टेट एंड ऑल्टर द एरियाज बाउंड्रीज और नेम ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट विदाउट देयर कंसेंट। तो दूसरे वर्डों में कहें कि पार्लियामेंट रिड्रॉ कर सकता है पॉलिटिकल मैप इंडिया का अपनी इच्छा के साथ। हैंस दो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस किसी भी स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी नहीं की है। डायरेक्टली आपसे ऑप्शन में पूछ लेगा तो प्लीज़ हाईलाइट इट। Therefore जो इंडिया इज राइटली डिस्क्राइब एज एन इंडस्ट्रिक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रिक्टेबल स्टेट। और जो यूनियन गवर्नमेंट है कैन डिस्ट्रॉय द स्टेट्स, वेयर एज जो स्टेट गवर्नमेंट है कैन नॉट डिस्ट्रॉय द यूनियन। और यूएसए के अंदर ऑन अदर हैंड इंटरनेशनल जो ट्रीटी इंटीग्रिटी होती है, जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी होती है और जो कॉन्टीन्यूस एग्जिस्टेंस है स्टेट की, वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा गारंटी की जाती है। वी आर नाउ टॉकिंग अबाउट द यूएसए, बट इंडिया में ऐसा नहीं है। जो अमेरिकन फेडरल गवर्नमेंट है कैन नॉट फॉर्म अ न्यू स्टेट और ऑल्टर द बाउंड्रीज ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट विदाउट द कंसेंट ऑफ द स्टेट कंसर्न। दैट इज़ वाई जो यूएसए में डिस्क्राइब एज एन इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रक्टेबल स्टेट। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं। मोरओवर जो अब कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 4 में सेल्फ डिक्लेयर करता है कि जो लॉज बनाए गए एडमिशन के लिए और एस्टेब्लिशमेंट के लिए न्यू स्टेट के लिए, दैट इज आर्टिकल 2,
एंड आर्टिकल 3 जो है वो आर नॉट टू बी कंसिडर्ड एज एन अमेंडमेंट to the constitution under article 368 is also very 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 important कि जो आर्टिकल 4 में डिफाइन है कि जो आर्टिकल 2 के अंदर जो लॉज हैं और आर्टिकल 3 के अंदर जो है उन वो कंसिडर नहीं किए जाएंगे एज एन अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर और आर्टिकल 368 के अंदर। इसका मतलब है कि सच लॉज सिंपल मेजोरिटी से ही पास हो जाएंगे बाय एन लाइक एन ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस। अब एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कम्स, does the power of the parliament to diminish the area of state under article 3 include also the power to cede Indian territories to a foreign country? कि जो पावर है पार्लियामेंट की कि किसी भी एरिया स्टेट का वो डिमिनिश कर सकती है, उसमें क्या इंक्लूड है कि वो इंडियन टेरिटरीज़ को फॉरेन जो कंट्री है उसको दे भी सकती है। तो ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट के सामने आया इन रेफरेंस जो प्रेसिडेंट ने करा 1960 में। और जो डिसीजन है सेंट्रल गवर्नमेंट का टू सीड पार्ट ऑफ इस टेरिटरी, जिसे बरोबरी यूनियन बोलते हैं, वेस्ट बंगाल टू पाकिस्तान, लेड टू पॉलिटिकल एजिटेशन कंट्रोवर्सी अदरवाइज नेसेसिटेटिंग द प्रेसिडेंशियल रेफरेंस। और सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट जो पावर है पार्लियामेंट की टू डिमिनिश द एरिया ऑफ अ स्टेट अंडर आर्टिकल 3 डज नॉट कवर सेशन ऑफ इंडियन टेरिटरीज टू अ फॉरेन कंट्री। हैंस जो इंडियन टेरिटरी है वो सीड की जा सकती है फॉरेन स्टेट को ओनली बाय अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368। कॉन्जिक्यूटिवली जो 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है उसने वो इनेक्ट हुआ और उसने ट्रांसफ़र कर दी से टेरिटरी पाकिस्तान को। तो दूसरी तरफ जो सुप्रीम कोर्ट है उसने 1969 में रूल किया है कि जो सेटलमेंट हो बाउंड्री का डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया और अनदर कंट्री does not require another constitutional amendment. It can be done by executive action and it does not involve cession of Indian territory to a foreign country। कि सुप्रीम कोर्ट ने ये किया है कि जो डिस्प्यूट बाउंड्री का जो भी डिस्प्यूट होगा उसे ये कंसिडर नहीं किया जाएगा कि एक इंडियन टेरिटरी को फॉरेन कंट्री में दिया गया है। और तो जब ये कंसिडर नहीं किया जाएगा तो उसके लिए अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है। तब देखते हैं एक्सचेंज ऑफ टेरिटरीज बांग्लादेश के साथ। जो 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है 2050 का वो इनेक्ट किया गया टू गिव इफेक्ट टू द एक्वायरिंग ऑफ सर्टेन टेरिटरीज बाय इंडिया and transfer of certain other territories to Bangladesh in pursuance of the agreement and is protocol entered into between the government of India और बांग्लादेश के बाद। और इस डील में इंडिया ने ट्रांसफ़र किए 111 एनक्लेव बांग्लादेश को, वाइल जो बांग्लादेश है उसने 51 एनक्लेव्स इंडिया को ट्रांसफ़र किए। इन एडिशन जो डील है ऑल्सो इंक्लूड ट्रांसफर ऑफ एडवर्स पोजिशंस एंड डिमार्केशन ऑफ 6.1 किलोमीटर अनडिमार्केटेड बॉर्डर स्क्रैच। इसके फॉर दिस 3 पर्पजेज 3 पर्पज़ के लिए जो अमेंडमेंट मॉडिफाइड द प्रोविजन रिलेटेड टू द टेरिटरीज ऑफ 4 स्टेट। इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि कौन से 100 अमेंडमेंट ने कौन कौन से जो 4 स्टेट है उसमें लाया था। इट इज़ असम, बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा इन द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बिकॉज हमने पढ़ा था कि नेम ऑफ द स्टेट और यूटी और उनके जो टेरिटोरियल एक्सटेंट है वो मेंशन है 5th शेड्यूल में। अब बैकग्राउंड देखते हैं इस अमेंडमेंट का। India and Bangladesh have a common land boundary of approximately 4,960 किलोमीटर्स। और जो इंडिया ईस्ट पाकिस्तान लैंड बाउंड्री है वो डिटरमाइन की जाती है रेड क्लिफ अवार्ड से 1947 से। डिस्प्यूट अरोज ऑफ सम प्रोविजन इन द रेड क्लिफ अवार्ड विच वर सोट टू बी रिजोल्व थ्रू बैगी अवार्ड ऑफ 1950। और जो अनदर एफर्ट है वो किया गया था नेहरू नोन एग्रीमेंट के द्वारा 1958 में। तो पहले रेड क्लिफ फिर बैगी, लेडगिली फिर बैगी, देन नेहरू RBN। हावेवर जो इशू था बिफोर चैलेंज हुआ सुप्रीम कोर्ट के सामने। हावेवर द इशू रिलेटिंग टू द डिवीजन ऑफ बेरोबरी यूनियन वॉज चैलेंज बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। और टू कंप्लाई विद द ओपिनियन रेफर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट जो कॉन्स्टिट्यूशनल 9th अमेंडमेंट लाया जो पास किया गया और इस ड्यू टू द कॉन्टीन्यूस लिटिगेशन अदर पॉलिटिकल डेवलपमेंट उस टाइम पे। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है द कुड नॉट बी नोटिफाइड इन रेस्पेक्ट ऑफ टेरिटरीज इन फॉर्मर ईस्ट पाकिस्तान प्रेजेंटली बांग्लादेश। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें देखते हैं कि ऑन May 1974 में जो एग्रीमेंट था इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जिसके कंसर्न कर रहे थे कि जो डिमार्क थी लैंड बाउंड्री का डिमार्केशन ऑफ लैंड बाउंड्री और जो उससे रिलेटेड मैटर्स थे वो साइन किए गए दोनों कंट्रीज़ के बीच में कि एक साइन टू फाइंड अ सॉल्यूशन टू द कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ बॉर्डर डिमार्केशन इन्वॉल्वमेंट।
और जो एग्रीमेंट है वॉज नॉट रेटिफाइड एज इट इन्वॉल्व इंटर आलिया ट्रांसफर टेरेटरीज, जिसको रिक्वायर थी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की। तो इस कनेक्शन में इट ऑल्सो रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई द प्रिसाइज एरिया ऑन द ग्राउंड विच वुड बी ट्रांसफ़र। तो ये भी अभी डिटरमाइन करना रह रहा था कि कितना लैंड का एरिया ट्रांसफ़र किया जाएगा। सब्सिक्वेंटली जो इशू है डिमार्केशन का, अनडिमार्केटेड जो बाउंड्री है उसका, द टेरिटरीज इन एडवर्स पोजीशन एंड द एक्सचेंज ऑफ एनक्लेव्स वो पहचाना गया, वर आइडेंटिफाई एंड रिजोल्व बाय साइनिंग अ प्रोटोकॉल ऑन सितंबर 6, 2011, जो फॉर्म करता था एक इंटीग्रल पार्ट लैंड का बाउंड्री एग्रीमेंट का बिटवीन इंडिया और बांग्लादेश इन 1974। और जो प्रोटोकॉल था वो प्रिपेयर किया गया विद द सपोर्ट कॉन्फ्रेंस जो हमारी 4 स्टेट्स थी, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड वेस्ट बंगाल। डायरेक्टली आप मैप के थ्रू देख सकते हैं। अब देखते हैं इन्वॉल्वमेंट या इवोल्यूशन स्टेट्स का और यूटीज़ का। सो फर्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। अब एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया comprised 2 कैटेगरी ऑफ पॉलिटिकल यूनिट, नेमली ब्रिटिश प्रोविंसेस जो अंडर डायरेक्ट रूल थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के, और दूसरी थी प्रिंसली स्टेट अंडर द रूल ऑफ नेटिव प्रिंसेस बट सब्जेक्ट टू द पैरामाउंटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। जो इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट था 1947 का, उसने 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियन क्रिएट किए, इंडिया और पाकिस्तान। वो 3 ऑप्शन रखे प्रिंसली स्टेट के सामने, या तो इंडिया को ज्वाइन कर लो, या पाकिस्तान को, या रिमेन रहो इंडिपेंडेंट। और 552 प्रिंसली स्टेट में से विद इन जोग्राफिकल बाउंड्री में सिचुएटेड थी जो इंडिया के, और उनमें से 549 ने इंडिया को ज्वाइन कर लिया, और जो रिमेनिंग 3 थी हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर, उन्होंने इंडिया को रिफ्यूज़ कर दिया ज्वाइन करने से। लेकिन टाइम के साथ ही ये तीनों भी इंडिया के साथ मर्ज हो गई। जो हैदराबाद थी बाय द मीन्स ऑफ पुलिस एक्शन, जूनागढ़ रेफरेंडम से, और जो कश्मीर थी बाय द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन। इन 1950 जो कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन 4-fold क्लासिफिकेशन स्टेट्स का और यूटी का, तो ए बी सी डी इन ऑल जो उन्होंने 29 नंबर में थी वो। और पार्ट ए में थी जो 9 ईस्टवाइल गवर्नर प्रोविंसेस, पार्ट बी में थी प्रिंसली स्टेट्स, और पार्ट सी के अंदर थी चीफ गवर्नर प्रोविंसेस, और जो पार्ट डी है उसके अंदर थी जो अंडमान निकोबार आइलैंड। तो ये दोबारा रिवाइज करते हैं कि रिवर्स में करते हैं। पार्ट डी के अंदर अंडमान एंड निकोबार, पार्ट सी के अंदर जो चीफ गवर्नर ये कमिश्नर प्रोविंसेस थी, पार्ट बी के अंदर ये प्रिंसली स्टेट्स, एंड पार्ट ए के अंदर गवर्नर प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखते हैं नेक्स्ट धार कमीशन देखते हैं और जेवीपी कमेटी। दो जो इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट विद द रेस्ट ऑफ द इंडिया हैज़ प्योरली एन एडोक अरेंजमेंट, कि जो इंटीग्रेशन है प्रिंसली स्टेट का सारी इंडिया के साथ एक एडोक अरेंजमेंट है कि एंड देयर हैज़ बीन एन डिमांड फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन, पर्टिकुलरली साउथ से आ रही थी कि वो रीऑर्गेनाइजेशन चाहते थे स्टेट्स का लैंग्वेज के बेसिस पे। अकॉर्डिंगली जून 1948 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन अपॉइंट की अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ एसके धार। तो आप ये डेट भी ध्यान रखिए एक बार कि इसकी फिजिबिलिटी पॉसिबल है नहीं है उसकी एग्जामिन करने के लिए। जो कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी दिसंबर 1948 में एंड रिकमेंडेड द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस रेदर देन लिंग्विस्टिक फैक्टर। और ये क्रिएट किया कि असंतोष हो गया लोगों में, और लेड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ अनदर लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमेटी LPC लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमेटी बाय द कांग्रेस दिसंबर 1946 में टू एग्जामिन इटसेल्फ टू एग्जामिन द होल क्वेश्चन अफ्रेश। तो वो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट थी जिसे JVP बोलते हैं कमेटी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पटाभाई सीतारामैया एंड हेंस वर पॉपुलरली नोन एज JVP कमेटी। और उसने रिपोर्ट अपनी अप्रैल में सबमिट की थी। इसने भी रिजेक्ट कर दिया था लैंग्वेज को एज अ बेसिस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। और जो ऊपर हम 40 देख रहे थे, लिस्ट ए प्रोविंसेस जिसमें आई थी, लिस्ट बी प्रिंसली स्टेट आई थी, डी चीफ गवर्नर प्रोविंसेस, डी अंडमान एंड निकोबार। देख सकते हैं आप ये पार्ट्स दिए हुए ओरिजिनल। ये लास्ट पैराग्राफ इसमें था जो कि अक्टूबर 1953 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज फोर्स टू क्रिएट फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट। तो जो आंध्र स्टेट है वो फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट थी जिन्होंने सेपरेट किया। कैसे बनाएंगी वो तेलुगु स्पीकिंग एरियाज को फ्रॉम द मद्रास स्टेट, एंड दिस फ्लोड अ प्रोलॉन्ग्ड
पॉपुलर एजिटेशन एंड द डेथ ऑफ पोटी श्रीमामूला, जो कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन थे, कांग्रेस पर्सन ऑफ स्टैंडिंग आफ्टर 56-day हंगर स्ट्राइक फॉर द कोज। तो अब देखते हैं फैजल अल कमेटी। तो हम देख चुके हैं, पहले धार कमीशन आई थी कि जो भी वो भी लिंग्विस्टिक LPC कमेटी थी, लिंग्विस्टिक प्रोविजन कमेटी। उसके बाद हमारी आई है JVP कमेटी एंड उसके बाद आई है फैजल अली कमीशन। तो जो क्रिएशन है आंध्र स्टेट का, उसने और इंटेंसिफाई कर दिया कि डिमांड को अदर रिलीजन के लिए भी कि वो क्रिएट करें स्टेट को लैंग्वेज के बेसिस पे। दिस फोर्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू अपॉइंट इन दिसंबर 1953 एक 3 मेंबर की रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ फैजल अली की री एग्जामिन करे होल क्वेश्चन को। उसके 2 और मेंबर थे, KM पानीकर और HN हुंजरू, और इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी सितंबर में 1955 में। इन्होंने ब्रॉडली एक्सेप्ट कर लिया था लैंग्वेज को एज अ बेसिस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, बट इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था थ्योरी ऑफ 1 लैंग्वेज 1 स्टेट। इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसका व्यू क्या था, डेट द यूनिटी ऑफ इंडिया शुड बी रिगार्डेड एज द प्राइमरी कंसिडरेशन इन एनी रीड्राइंग ऑफ द कंट्रीज पॉलिटिकल यूनिट। और इन्हें आइडेंटिफाई किए थे 4 मेजर फैक्टर जो अकाउंट में लेने हैं किसी भी स्कीम को ऑफ द स्कीम ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स के रिगार्डिंग। पहला, प्रिजर्विंग एंड स्ट्रेथनिंग ऑफ यूनिटी एंड सिक्योरिटी कंट्री की। बी है लिंग्विस्टिक और कल्चरल होमोजेनिटी। 3 है फाइनेंशियल, इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन। एंड डी इज प्लानिंग, प्रमोशन और वेलफेयर लोगों का हर स्टेट के अंदर एज वेल एज नेशन के अंदर। तो आप इसको देख सकते हैं, इस में फर्स्ट में दिया हुआ है कि प्रिजर्वेशन करना और मजबूत करना यूनिटी और सिक्योरिटी कंट्री की। दूसरा, लिंग्विस्टिक और कल्चरल होमोजेनिटी होनी चाहिए। थर्ड है कि फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली और एडमिनिस्ट्रेटिव, इन तीनों का भी कंसिडरेशन किया जाएगा। और डी है कि जो प्लानिंग, प्रमोशन, वेलफेयर लोगों का हर स्टेट्स में एज वेल एज नेशन में। तो आप इसको ऐसा कर सकते हैं, PLPA। अब देखते हैं, तो कमीशन सजेस्टेड द अबॉलिशन ऑफ 4-fold क्लासिफिकेशन ऑफ द स्टेट्स एंड यूटीज अंडर द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन एंड क्रिएशन ऑफ 16 स्टेट एंड 3 सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरीज। तो जो हमने ऊपर 4 क्लासिफिकेशन पढ़ा था, 4-fold क्लासिफिकेशन स्टेट का, जो टोटल 29 थी, उसके अबोलिशन को रिकमेंड किया, सजेस्ट किया, और क्रिएशन के लिए कहा 16 स्टेट्स और 3 सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरीज के लिए। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ना, उसने एक्सेप्ट कर लिया ये रिकमेंडेशन सर्टेन माइनर मॉडिफिकेशन के साथ। तो जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है और 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू द डिस्टिंक्शन बिटवीन पार्ट A, पार्ट B स्टेट्स वर डन अवे विद पार्ट C को एबोलिश कर दिया गया, और सम ऑफ देम वर मर्ज विद द एडजेसेंट स्टेट्स। और जो ओवरऑल जो इसका सार निकल के आया कि तो एज अ रिजल्ट 14 स्टेट और 6 यूटीज़ क्रिएट कर दी गई ऑन November 1, 1956। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में है कि जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है 1956 का, उसने न्यू स्टेट करी केरला की फॉर्म बाय मर्जिंग ट्रवनकोर कोचिन स्टेट विद द मालाबार डिस्ट्रिक्ट ऑफ मद्रास स्टेट यहाँ तक, और कसारगोड ऑफ साउथ कनाडा, जिसे दक्षिण कनाडा भी बोलते हैं। तो इसको एक बार दोबारा देख लेते हैं। जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था 1956 का, उसने एक नई स्टेट सेटअप की, एस्टेब्लिश की, स्टेट ऑफ केरला। क्या क्या मर्ज करके कि ट्रवनकोर की जो कोचिन स्टेट थी किसके साथ, मालाबार डिस्ट्रिक्ट मद्रास स्टेट की किसके साथ, और कसारगोड ऑफ साउथ कनाडा, जिसे दक्षिण कनाडा बोलते हैं। तो ये हो गए ट्रवनकोर, मालाबार और कसारगोड। तो याद रखेंगे आप, डबल हार्डवर्क अपने को नहीं करना है। सेकेंड, इट मर्ज द तेलुगु स्पीकिंग एरियाज ऑफ हैदराबाद स्टेट विद द आंध्र स्टेट टू क्रिएट द आंध्र प्रदेश स्टेट। फर्दर उसने मर्ज किया मध्य भारत स्टेट को, जिसे विध्य प्रदेश स्टेट एंड द भोपाल स्टेट इनटू द MP मध्य प्रदेश स्टेट। ये भी क्लियर हो गया होगा। सिमिलरली इट मर्ज द सौराष्ट्र स्टेट एंड कच्छ स्टेट इनटू द बॉम्बे स्टेट, और जो कुर्ग स्टेट इनटू द मैसूर स्टेट, और जो पटियाला एंड ईस्ट पंजाब यूनियन पेप्सू इनटू द पंजाब स्टेट, और अजमेर को इनटू द राजस्थान स्टेट। तो गाइस इसको आप बस पर एक बार रीडिंग मार लीजिए,
और उसके जब आप सेपरेट लिस्ट में नोट्स बनाएंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। अब देखते हैं न्यू स्टेट्स एंड यूटी जो क्रिएट हुई आफ्टर 1956, इवन आफ्टर द लार्ज स्केल रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट इन 1956। तो जो पॉलिटिकल मैप है इंडिया का वो कंटिन्यूस चेंजेस हुए ड्यू टू द प्रेशर ऑफ द पॉलिटिकल एजिटेशन एंड पॉलिटिकल कंडीशन की वजह से, और डिमांड थी क्रिएशंस मोर स्टेट की लैंग्वेज के बेसिस पे और कल्चरल होमोजेनिटी रिजल्टेड इन बाइफोर्केशन ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट। तो ये देखते हैं फर्स्ट कौन सी है, महाराष्ट्र और गुजरात। और 1960 में क्या हुआ कि बाईलिंगुअल जो स्टेट है बॉम्बे की वो डिवाइड की गई दो सेपरेट स्टेट में, महाराष्ट्र फॉर मराठी स्पीकिंग पीपल एंड गुजरात फॉर गुजराती स्पीकिंग पीपल। गुजरात वॉज एस्टेब्लिश एज द 50th स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन। दादरा और नागर हवेली कि जो पोर्तुगीज ने रूल किया था इस टेरेटरीज पे अंडर इसका जो आज़ादी थी 1954 में। सब्सिक्वेंटली जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कैरिड हुआ टिल 1961 बाय एडमिनिस्ट्रेटर जो लोगों के द्वारा ही चुना गया था, और ये कन्वर्ट कर दी गई थी यूटी के अंदर बाय 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1961। तो फर्स्ट महाराष्ट्र एंड गुजरात, सेकंड दादरा एंड नगर, नाउ इज गोवा, दमन एंड दीव। India acquired these three territories from the Portuguese by means of police action in 1961, or they were constituted as a UT by 12th Constitutional Amendment Act 1962. Later in 1987, Goa was conferred a statehood. Consecutively, जो दमन एंड दीव थी वो सेपरेट यूटी बन गई। अब जो पुडुचेरी था, पुडुचेरी द टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी comprises former French establishment in India such as जिसे नोन करते थे पुडुचेरी, कराईकाल, माही और येनम। फ्रेंच ने हेड कर दी थी, दे दी थी इस टेरिटरीज को इंडिया को इन 1954 में। सब्सिक्वेंटली जो इसका एडमिनिस्ट्रेशन था ये वो एडमिनिस्टर की जाती थी एज अ एक्वायर्ड टेरिटरी टिल 1962, जो बन गई यूटी बाय 14th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। तो यहाँ तक एक बार माइंड में दोबारा रिकैप करें। पहले हमने महाराष्ट्र और गुजरात क्लियर हो गया हमारे, उसके बाद दादरा एंड नगर हवेली, और जो गुजरात था ऊपर 50th था, उसके बाद जो दादरा नगर हवेली है 10th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से हुआ। देन वी हैव गोवा, दमन एंड दीव डेट जो बना था 12th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के एज अ यूटी। और जो पुडुचेरी है उसके बाद ये बना 14th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से। अब देखते हैं नागालैंड। इन 1963 जो स्टेट है नागालैंड की वो फॉर्म हुई बाय टेकिंग द नागा हिल्स एंड ट्वेंसंग एरिया आउट ऑफ द स्टेट ऑफ असम। ये डन किया गया टू सेटिस्फाई द मूवमेंट ऑफ होस्टाइल नागाज। हाउएवर बिफोर गिविंग नागाज ये नागालैंड टू द स्टेटस ऑफ 60th स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन, उसको प्लेस किया गया अंडर द गवर्नर ऑफ असम इन 1961। तो 15th थी हमारी कौन सी, डेट इज गुजरात। अब देखते हैं हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश। 1966 में जो स्टेट ऑफ पंजाब को बाइफोर्केशन हो गया, क्रिएटेड हरियाणा द 70th स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन। और जो यूटी है चंडीगढ़ की, दिस फॉलोड द डिमांड फॉर सेपरेट सिख होमलैंड पंजाबी सभा रेज बाय द अकाली दल अंडर द लीडरशिप ऑफ मास्टर तारा सिंह। और उसकी रिकमेंडेशन पे, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ शाह कमीशन की रिकमेंडेशन पे, जो पंजाब स्पीकिंग एरियाज है वो कॉन्स्टिट्यूट किए गए इनटू द यूनिलिंगुअल स्टेट ऑफ पंजाब। जो हिंदी स्पीकिंग एरियाज थे वो कॉन्स्टिट्यूट इनटू द स्टेट ऑफ हरियाणा, एंड द हिल एरियाज वर मर्ज इन विद द एडजॉइनिंग यूटी ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो इसको रिवाइज कर लेते हैं कि 1966 में जो स्टेट है पंजाब की वो भी बाइफर्केट की गई क्रिएट हरियाणा को क्रिएट करने के लिए जो हिंदी स्पीकिंग पीपल थे, और 70th स्टेट बन गई इंडियन यूनियन की एंड द यूटीज़ ऑफ द चंडीगढ़। दिस फ्लोर द डिमांड की सेपरेट सिख होमलैंड की जो अकाली दल ने रेज की थी अंडर द लीडरशिप ऑफ मास्टर तारा सिंह। और जो शाह कमीशन है उसकी रिकमेंडेशन पे जो पंजाबी स्पीकिंग एरियाज़ है उसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया एज पंजाब, और जो हिंदी स्पीकिंग पीपल है उसे बनाया गया हरियाणा। जो हिली एरियाज थे वो मर्ज कर दिए गए एडजॉइनिंग यूटी जो हिमाचल प्रदेश की है। और 1971 में जो यूटी है हिमाचल प्रदेश की उसे एलिवेट कर दिया स्टेटस ऑफ स्टेट जो बन गई 80th स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन। 15 के लिए 16 आपको क्लियर होगी, 70th हरियाणा एंड 80th इज हिमाचल प्रदेश। अब देखते हैं मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। 1972 में जो पॉलिटिकल मैप है नॉर्थ ईस्ट इंडिया का उसमें बहुत चेंजेस आए। जो 2 यूनिटीज़ थी मणिपुर त्रिपुरा, और जो सब स्टेट थी मेघालय की गोट स्टेटहुड, एंड द 2 यूटीज़ ऑफ मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश जो ओरिजिनली जिसको नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी बोलते हैं केम इन टू बींग
विद दिस आ गई थी, और इसके साथ ही जो नंबर ऑफ स्टेट थी इंडियन यूनियन में वो इंक्रीज़ हो गई 21। मणिपुर जो थी 19 थी, वेट अ मिनट, जो मणिपुर थी 19 थी, त्रिपुरा 20, मेघालय 21। तो हमने क्लियर कर चुके हैं ऊपर से ही 15th 16th 17th 18, 15th गुजरात, 16 गाइज टेल मी, नागालैंड 17, देन 18 जो भी पड़ी है हिमाचल प्रदेश, 17 बताइए डेट इज़ हरियाणा, एंड इज 19 डेट इज़ मणिपुर, 20 इज त्रिपुरा, एंड 21 इज मेघालय। इनिशियली जो 22nd जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था 1961 में, उसने मेघालय क्रिएट किया एज एन ऑटोनोमस स्टेट और सब स्टेट विद इन द स्टेट ऑफ ये असम, जिसका खुद एक अपना लेजिस्लेचर था और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे। हावेवर इट डज नॉट सेटिस्फाई द, जो सेटिस्फाई नहीं कर पाए लोगों को जो मेघालय के थे। तो जो यूटी थी मिज़ोरम की और अरुणाचल प्रदेश की, वर ऑल्सो फॉर्म्ड आउट ऑफ द टेरेटरीज ऑफ असम। तो इसने टेरेटरीज ऑफ असम से इन दोनों को भी बाहर कर लिया गया। अब देखते हैं सिक्किम का, इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि टिल 1947 तक जो सिक्किम था वॉज अ इंडियन प्रिंसली स्टेट जो रूल किया जा रहा था चोग्याल के द्वारा। इन 1947 में आफ्टर द लैप्स ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी जो सिक्किम था वो प्रोटेक्टरेट हो गया इंडिया का, वेयर बाय जो इंडियन गवर्नमेंट एज्यूम कर ली कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफेंस की, एक्सटर्नल अफेयर की और कम्युनिकेशन की सिक्किम के। और 1974 में सिक्किम ने एक्सप्रेस करी अपनी डिज़ायर कि वो इंडिया के साथ एसोसिएट होना चाहता है। अकॉर्डिंगली 35th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है वो इनेक्ट किया गया पार्लियामेंट के द्वारा। इस अमेंडमेंट एक्ट ने एक नई क्लास इंट्रोड्यूस की स्टेटहुड की अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन बाय कन्फरिंग अ सिक्किम द स्टेटस ऑफ एसोसिएटेड स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन। और इस पर्पज़ के लिए नया आर्टिकल 2A क्रिएट किया गया और एक नया शेड्यूल 10th शेड्यूल कंटेनिंग द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द एसोसिएशन इंसर्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। और जो एक्सपेरिमेंट था वो ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं चल पाया बिकॉज उसने फुली सेटिस्फाई नहीं कर पाए जो सिक्किम के लोग थे। और एक रेफरेंडम जो 1975 में रखा गया, इन्होंने वोट की किसके लिए, अबोलिशन जो इंस्टीट्यूट है चोग्याल्स के लिए, एंड सिक्किम बन गई इंटीग्रल पार्ट इंडिया का। कॉन्सिक्वेंटली जो 36th अमेंडमेंट एक्ट था उसने इनेक्ट कर दिया सिक्किम को एक फुल फ्लैज स्टेट दे दी गई इंडियन यूनियन की। और जो 35th था उसने इसको दिया था स्टेटस ऑफ एसोसिएटेड स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन। अब देखते हैं कि जो ये सेकेंड 22nd स्टेट बनी थी। और दिस अमेंडमेंट ने क्या किया, जो फर्स्ट और फोर्थ शेड्यूल थे उनको अमेंड किया, जो कि हम पढ़ चुके हैं कि फर्स्ट में जो नेम ऑफ द स्टेट एंड यूटी और उनका जो टेरिटोरियल एक्सटेंट है, और फोर्थ में हमने पढ़ा कि जो रिप्रेजेंटेशन स्टेट्स का राज्यसभा के अंदर। तो इसने अमेंड किया इन दोनों शेड्यूल्स को एंड एडिड अ न्यू आर्टिकल 371F टू प्रोवाइड फॉर सर्टेन प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिक्किम। तो ये हम उसमें भी पढ़ेंगे जो स्टेटस टू द स्टेट्स चैप्टर है हमारा। और इट ऑल्सो रिपील आर्टिकल 2A एंड 10th शेड्यूल डेट वर एडिड बाय 35th अमेंडमेंट 1974। अब देखते हैं मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। तो इन 1967 में जो 3 न्यू स्टेट्स थी, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा, केम इन टू बींग एज अ 23rd, 24th और 25th स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन की। और यूटी जो थी ऑफ मिजोरम confirmed the union territories of Mizoram were confirmed the status of full state as a sequel to the signing of memorandum of settlement, जिसे बोलते हैं मिजोरम पीस अकॉर्ड, किसमें 1986 में। तो गाइज असम अकॉर्ड, मिजोरम पीस अकॉर्ड, तो इनको आप ये डेट जरूर याद रखें क्योंकि सीक्वेंस लगाने के लिए एक बार पूछ सकता है। बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट और मिजोरम के जो नेशनल फ्रंट था एंडिंग द 2 decade ओल्ड इंसर्जेंसी, जो अरुणाचल प्रदेश था has also been a UT from 1972 and the state of Goa was created by separating the territory of Goa from the UT of Goa, Daman and Diu। छत्तीसगढ़ एंड उत्तरांचल जिसे उत्तराखंड बोलते हैं एंड झारखंड, 2000 में 3 more न्यू स्टेट है जिन छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड क्रिएट कर दी गई आउट ऑफ द टेरिटरीज ऑफ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड बिहार रेस्पेक्टिवली, एंड these become the 22nd, 26th, 27th, 28th स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन।
अब देखते हैं तेलंगाना कि जो लेटेस्ट है 2014 में द न्यू स्टेट ऑफ तेलंगाना कम इन टू एग्जिस्टेंस एज द 29th स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन. इट वॉज कार्व आउट ऑफ द टेरिटरीज ऑफ आंध्र प्रदेश. और जो आंध्र स्टेट एक्ट था 1953 का, formed the first linguistic state of India known as the state of Andhra by taking out the Telugu speaking area from the state of Madras, जिसे अब तमिलनाडु बोलते हैं. Kurnool was the capital of Andhra state and the state high court established की गई गुंटूर में. जो स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट था 1956 का merged the Telugu speaking areas of Hyderabad state with the Andhra state to create an enlarged आंध्र प्रदेश स्टेट. और जो कैपिटल थी वो शिफ्ट कर दी गई टू द हैदराबाद. अगेन जो आंध्र प्रदेश रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट है उसने बाइफोकेशन कर दिया आंध्र प्रदेश को टू सेपरेट स्टेट में, नेमली आंध्र प्रदेश एंड द तेलंगाना. अब देखते हैं बिल्कुल 2019 का हमारा जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख. टिल 2019 जो इस 12 स्टेट है जम्मू और कश्मीर का, उनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन था, एंजॉय करते थे स्पेशल स्टेटस विद रिस्पेक्ट टू आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. लेकिन 2019 में जो स्पेशल स्टेटस है वो अबोलिश कर दिया गया बाय प्रेसिडेंशियल ऑर्डर नोन एज द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 2019. और जो ऑर्डर है सब्सिडीड द अर्लियर ऑर्डर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 1954. और 2019 के अंदर एक्सटेंड कर दिए सभी प्रोविज़न जो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में लगते हैं जम्मू और कश्मीर में भी. However, the inoperative Article 370 continue to remain in the text of the Constitution of India के टेक्स्ट में वो रहेगा. इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ये पूछ सकता है कि उसे टेक्स्ट से भी बाहर निकाला गया है कि नहीं, लेकिन नहीं. फर्दर जो जम्मू और कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट है 2019 का, उसने बाइफोकेशन कर दिया ईस्ट वाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इनटू टू सेपरेट यूटीज़, नेमली जो यूटी है जम्मू एंड कश्मीर की, दूसरा यूटी ऑफ लद्दाख. जो यूनियन टेरिटरी है जम्मू कश्मीर की comprises all the district of eastwhile state of Jammu and Kashmir except Kargil और लेह डिस्ट्रिक्ट विच हैज़ गॉन टू द यूटी ऑफ लद्दाख. तो जम्मू कश्मीर जो है उसमें सभी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो पहले थी जम्मू और कश्मीर के अंदर, एक्सेप्ट जो कारगिल और लेह डिस्ट्रिक्ट है वो लद्दाख के अंदर चला गया. Thus the number of state and UTs increased from 14 and 6 in 1956 to 28 and 9 in 2009 respectively. अब नेम में जो चेंजेस हुए, द नेम ऑफ द सम ऑफ द स्टेट एंड यूटीज हैव ऑल्सो बीन चेंज. जो यूनाइटेड प्रोविंसेस थे फर्स्ट थी जिसका नाम चेंज हुआ, यूटी जो बन गई थी उत्तर प्रदेश 1950 में. मद्रास का जो नेम कर दिया तमिलनाडु. सिमिलरली मैसूर हो गया हमारा कर्नाटका. और ये अपने यूटीज़ के पढ़ सकते हैं लक्षद्वीप का. और जो हमारा दिल्ली का है नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ इंडिया जो हुआ था नया 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से, इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट. उत्तरांचल को उत्तराखंड और पौंडीचेरी को पुडुचेरी 2011 में, और उड़ीसा को उड़ीसा. ये लिस्ट दी हुई है गाइस. और जो पार्लियामेंट ने लॉज बनाए कुछ दिए हुए हैं कि असम ऑल्ट्रेशन ऑफ बाउंड्रीज एक्ट, आंध्र स्टेट एक्ट, जिसके हमने पढ़ चुके हैं ऑलरेडी. ये बार लिस्ट के आप नज़र डाल सकते हैं अपनी. ये एक्ट एक बार देख लेते हैं जो हम देख चुके हैं. नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन, एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट न्यू स्टेट का. टू वे जो स्कीम सिक्किम के लिए किया हुआ था टू बी एसोसिएटेड यूनियन के साथ, लेकिन रिपील हो गया. थर्ड वही फिदा फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट और ऑल्ट्रेशन एरियाज़ का.